हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम पहुंच चुके हैं भाई मॉक नंबर 10 में ब्लिट्ज सीरीज के हैं। पहले 2 डिजिट नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं, सबसे छोटे। तो इसके अंदर जो हम मॉक कर रहे हैं वो अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको पता है इजी है। लेकिन भले ही इजी हो, इसके एनालिसिस के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो भले ही इजी हो फिर भी वीडियो को देख लेना, चाहे 2x पर देखना पड़े। और मैं बैठकर ही कराऊंगा। आई एम फीलिंग फेवरिस, जस्ट फीलिंग एंड नॉट हूँ नहीं फेवरिस, बट फील हो रहा है। ठीक है, तो अगर एनर्जी थोड़ी सी ऐसी लगे कि यार उतनी ज्यादा नहीं है तो कोई नहीं, फिर भी काम अपना बढ़िया चलाएंगे, आगे बढ़ते। तो इससे पहले आपने ये मॉक दिया होगा तो आप इसका स्कोर जो है नीचे कमेंट करो, हमेशा की तरह एज यूजल, और अपना फीडबैक भी देना। ठीक है, एक बार अभी कमेंट करके आप फीडबैक दे लो, फिर मैं बाद में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई, अगर आप इस वीडियो से पहले मॉक को दोगे तो ही आप मेरे से रिलेट कर पाओगे और तो ही इम्प्रूव कर पाओगे। क्लियर है? नहीं तो बात बनेगी नहीं, नहीं तो टाइम वेस्ट है। और इस सीरीज के एंड तक आई कैन गारंटी यू, अगर आप सारी बातें मेरी फॉलो करोगे तो सीरीज के अंदर आपके मॉक का स्कोर ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट होएगा और जो एंड पॉइंट होएगा उनके बीच में अच्छा खासा गैप आपका होएगा। आपकी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी। ठीक है, और हमें यही चाहिए, लाइफ में ऐसे ही चलती हैं चीजें। ठीक है, तो ये मॉक देना कहाँ पर है, किसी बच्चे ने पहले दिया नहीं है तो देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परमार एकेडमी ऐप का लिंक है, आप उसे डाउनलोड करो। उसके होम पेज पर फ्री कंटेंट, ये यहाँ पर पीछे मुड़ के दिखा देता हूँ, मेरे पीछे चिप गया ना, ये वाला फ्री कंटेंट पे क्लिक करोगे, ये वाला पेज खुल जाएगा। ब्लिट्ज सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे, आगे जाके मैथ सेलेक्ट करो, फिर मॉक टेस्ट सेलेक्ट करो। आगे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। पहले मॉक टेस्ट दो, 15 मिनट लगेंगे। ठीक, और उस 15 मिनट के बाद तुरंत इस वीडियो को 2x पर देख लो। सिंपल सी बात। ठीक है, ऐसे ही हफ्ते के अंदर 6 मॉक टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, 6 मॉक की एनालिसिस मैं आपको करवाता हूँ। तो मतलब इससे ज्यादा एनालिसिस के लिए और इससे बेहतर बेहतर कंटेंट आपको चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो इसे मिस मत करना भाई। तो अब इस मॉक का लेवल डिस्कस कर ले। देखो, इस मॉक के अंदर 21 क्वेश्चन डुएबल थे। 21 क्वेश्चन सबको कर लेने चाहिए थे। अगर आपने 21 क्वेश्चन नहीं किए तो या तो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वीक है। क्या मतलब है इसका, कि भैया आपने टाइम वेस्ट किया होगा जहाँ पर नहीं करना चाहिए, या फिर आपकी स्पीड स्लो है, यानी कि प्रैक्टिस कम कर रहे हो, प्रैक्टिस कम करी है, या फिर आपने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है। अगर बाकी चीज़ें ठीक है फिर भी गड़बड़ है। ठीक है, तो 21 तो सबको कर लेने चाहिए थे। अब 21 करने का मतलब ये नहीं है कि जिसने 21 किया उसने खराब परफॉर्म किया। वो फिर भी आप ये मान लो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टाइम खराब करते ही, वो मानते नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपने 23 अटेम्प्ट किया है तो इट इज़ गुड अटेम्प्ट। वैसे आप 25 भी इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने किया होगा, काफ़ी स्टूडेंट ने 25 स्कोर किया। ठीक है, इसके अंदर 25 डुएबल थे। अब हो सकता है आपको ये लगे कि सर 25 डुएबल हैं तो रियल एग्जाम में 25 डुएबल थोड़ी आएंगे हैं, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को ईजी मॉक मिल जाए तो आपका माइंड कहता है कि रियल में इतना ईजी नहीं आएगा है, और आपको अगर मैं ये बोलूँ कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं तो आपका माइंड कहता है कि सारे क्यों नहीं करने हैं, बिकॉज लोग तो गाइड कर रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करो। ठीक है, तो मैं कुल मिलाकर ये कहता हूँ कि कोई फिक्स नंबर नहीं है भैया, ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके एग्जाम की आती है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कितने क्वेश्चन आपको उसके अंदर करने हैं। सिंपल। तो ये एक ऐसी शिफ्ट थी, इसके अंदर 25 डुएबल थे, आप कर सकते थे जिस बच्चे की अच्छी तैयारी। ठीक है, अब रियल में ऐसी शिफ्ट आएगी कि नहीं, तो नीचे लिखा हुआ है, आप देखो, इट इज बेस्ड ऑन CHSL एग्जाम, ये लिखा हुआ है नीचे, देख लो। CHSL एग्जाम हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2025 शिफ्ट 1। उस शिफ्ट को जाकर देखोगे, एग्जैक्टली उसी टाइप की ये शिफ्ट है, उसी के ऊपर बेस्ड, बिल्कुल उसी के लेवल के बराबर का ये मॉक बनाया गया है। ठीक है, तो क्या सर ऐसी शिफ्ट भी आएंगी? डेफिनेटली ऐसी शिफ्ट आएंगी, तो उनके लिए भी आपको तैयार करना है, इसलिए ऐसी शिफ्ट दी जा रही है भाई। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं। तो अब आप आगे, आपका काम क्या है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपका काम ये है कि पहले जब आप मॉक देते हो तो आपने कामली पढ़ना है क्वेश्चन को, ताकि आप समझ पाओ, और फिर आपने डिसाइड करना है, बट वो काम कामली नहीं करना, वो फास्ट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर रखे हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन,
तो आप उसको फर्स्ट राउंड में ही कर लोगे, आप अटेम्प्ट कर दोगे। अगर आपको लग रहा है कि कर तो लूंगा बट टाइम लग सकता है, या मैं कंफ्यूज हूँ अभी, जैसे वो मनोज तिवारी बोलता है ना इंटरव्यू में, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लगे तो आपने मार्क कंट्रीब्यू कर देना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये क्या पूछ लिया है, जैसे प्रेस को, जैसे रिपोर्टर मोदी जी से पूछ लेते हैं कि आप आंसर क्यों नहीं दे रहे, तो मोदी जी सीधा स्किप करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या पूछ लिया है, तो फिर आप स्किप कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ोगे मेरे बताने से पहले, और अपने मन में ये एक डिसीजन लोगे कि ये करने का क्वेश्चन था या नहीं करने का क्वेश्चन था, क्योंकि इस डिसीजन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग एग्जाम में काम। तो चलिए जी रगड़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है भैया। इसने ये बोला है कि लॉस हुआ है 20% का, यानी कि 5 की चीज को 4 में बेच दिया और इस 4 की वैल्यू बता दी है 240, तो 60 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी 60 गुना हो जाएगी 300। आगे बढ़ते, जहां पर सीखने लायक कुछ होगा वहां पर सिखाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 60 की स्पीड से एक कार चल रही है, 420 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 420/60, 7 घंटे लगेंगे। मेंटली कर लेंगे हम इसको, तो आगे बढ़ते हैं। पी इतने दिनों में काम करता है, क्यू इतने दिनों में, सबने 4 दिन के लिए काम किया, बचा कुचा काम, ठीक है जी। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ठीक है। दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, 4 दिनों में 12 यूनिट कर देंगे, तो बच जाएगा भैया 18 यूनिट काम। 1 यूनिट करने वाला 18 यूनिट काम को करेगा, रोज 1 यूनिट करता है, तो 18/1 18 दिन लग जाएंगे, ठीक। क्लियर है, अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो, ये रूम वॉल, अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप या साइज देख के थोड़ा डर लगा हो तो आप छोड़ सकते थे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज छोड़ने लायक तो है नहीं। आप करने लायक क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मार्क एंड रिव्यू करने लायक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक। एक दीवार है रूम की ऐसे, और इसके ऊपर आपने स्टूडियोज में देखे हैं टीचर्स कैसे पैनल लगे होते हैं, काले काले चिपकाए हुए होते हैं, तो ऐसे एक दीवार है जिसका साइज ये है, उसके ऊपर ये पैनल चिपकाने हैं। तो इस पैनल की लंबाई चौड़ाई 2:1 और इसकी ऊंचाई भी बता रखी है। ऊंचाई का तो कोई मतलब बनता नहीं है, एग्जामिनर ने बता रखा है, देखो कि थिकनेस तो इररिलेवेंट, थिकनेस यानी कि ऊंचाई पैनल की, ठीक। तो कितने पैनल आएंगे, तो 6 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 12 पैनल आ जाएंगे, मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, देखो तो, ए राइट प्रिज्म हैज ट्रेपेजोइडल बेस, एक प्रिज्म है जिसका बेस ट्रेपेजियम जैसा है। ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स की लंबाइयां बता दी हैं भैया, ठीक है। मेरे को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, नीचे गड़बड़ हो रही है, ओए भाई भाई भाई, ये ठीक है। मैं अपना सिस्टम का सेटअप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ चीजें सेट करने लायक इसमें हो रही। तो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स बता दी, ट्रेपेजियम की हाइट बता दी, तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, यानी कि बेस ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा, और हाइट भी बता दी है प्रिज्म की, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट से तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, जी हाँ। एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 12 और 8 20 का हाफ होएगा 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ इंटू में हाइट, ये तो हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, इंटू में प्रिज्म की हाइट भी 10 है, तो ये आपका उत्तर हो गया जी, मेंटली कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सफिशियंट, नॉट वर्ड को मतलब भूल जाना, टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कौन सा सफिशियंट नहीं है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो चीजें इक्वल हैं, और सिमिलरिटी का मतलब होता है दो चीजें एक जैसी हैं। हिंदी में सिमिलरिटी को बोलेंगे समरूपता, यानी कि रूप समान है। कॉन्ग्रुएंस को बोलेंगे सर्वांग सम, यानी कि सारे अंग समान हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सारी साइड बराबर, सब कुछ बराबर, ठीक। तो अगर चीजें इक्वल हैं तो इसमें उनको क्या होना पड़ेगा,
एक जैसी तो होंगी ही होंगी, दो चीजें अगर बराबर हैं तो वो एक जैसी तो है ही, तो उनको एक जैसा भी होना पड़ेगा और साइज भी सेम होना पड़ेगा। जी हाँ, तो देखो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल हो, या फिर एक ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच वाला एंगल किसी और ट्रायंगल की दो साइड और बीच वाले एंगल के बराबर हो तो भी चल जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है, बिकॉज हमने एक जैसा देखना है, साइज से मैटर नहीं करता, तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। इसमें साइड्स का रेशियो, साइड्स का अनुपात सेम होना चाहिए, उसमें साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। सर साइड्स के अनुपात का क्या मतलब है, देखो एक छोटी ट्रायंगल है एक बड़ी ट्रायंगल है, ये एक जैसी है, तो इसकी साइड है मान लो 5 6 7 और इसकी साइड है 10 12 14, एग्जैक्टली मैंने यहाँ से डबल कर दी। इधर भी साइड्स का रेशियो 5 6 7 ही है, बट बराबर तो नहीं है, तो ये सिमिलर है एक दूसरे के। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होएगी, जब दूसरी भी 5 6 7 है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ऊपर वाला ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर कॉन्ग्रुएंस के अंदर क्या होता है, साइड्स का हमेशा रोल रहता है, साइड्स का रोल रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको पहले से पता होंगी कॉन्ग्रुएंस के लिए। ठीक है, इस चीज के अंदर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो कि साइड एंगल साइड है तो क्या एंगल साइड साइड ये चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, एंगल बीच में होना चाहिए। लेकिन एंगल साइड एंगल है सर, यहां पर साइड बीच में होनी चाहिए ना, जरूरी नहीं है, जरूरी ही नहीं है। क्यों सर, देखो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं और इस केस में क्या है, दो एंगल इक्वल है, तो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए हैं दोस्त, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। दुनिया की कोई भी ट्रायंगल उठा लो, तो तीसरे एंगल को तो इक्वल होना ही होना पड़ेगा, तीसरे एंगल को तो कोई रोक ही नहीं सकता इक्वल होने से, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल इक्वल है। तो अगर तीसरा एंगल इक्वल है तो कोई सी भी साइड उठा लो, दो एंगल के बीच में तो फंसी जाएगी वो। तो जब दो एंगल इक्वल है ना, तो फिर साइड का बीच में आना जरूरी नहीं है, फिर वो बाय डिफॉल्ट बीच में आ ही जाएगी। ठीक है, एंगल साइड एंगल भी ओके है, एंगल एंगल साइड भी ओके है, साइड एंगल एंगल। लेकिन साइड एंगल साइड करोगे तो फिर एंगल को बीच में आना पड़ेगा। ठीक है जी, आरएचएस दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो हाइपोटेन्यूज के अलावा। ओके सर। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी में साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, एक ट्रायंगल की सारी साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की सारी साइड्स का रेशियो सेम हो। एक ट्रायंगल की दो साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो सेम हो और बीच वाला एंगल इक्वल हो। एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल तो इक्वल ही होएगा, एंगल का रेशियो नहीं चलता, क्योंकि ट्रायंगल छोटी हो या बड़ी हो, सारी ट्रायंगल्स का जो एंगल का सम है वो तो 180 होएगा, ऐसा थोड़ी है एक 180 एक का 90 डिग्री है अगर आधी है ट्रायंगल उसकी साइड्स। एंगल इक्वल होने पड़ेंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल होना पड़ेगा। तो इसी कारण जब किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं दो में ही। क्यों, क्योंकि अगर दो इक्वल होंगे तो तीसरा तो इक्वल होना ही पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। ऐसे ही आरएचएस भी लगता है सिमिलरिटी पर, बच्चों को जनरली पता नहीं होता है कि ये भी लगते हैं क्या सिमिलरिटी पर, हालांकि मैं पढ़ाते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो, दोनों के हाइपोटेन्यूज और एक साइड का रेशियो सेम हो, ये साइड्स है ना तो साइड्स का रेशियो सेम। तो यहां पर उसने क्या बोला है गाइड्स, उसने बोला है कि कौन सा क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है, तो ये वाला सफिशिएंट नहीं है भाई। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कॉन्ग्रुएंस की, कॉन्ग्रुएंस के अंदर सिर्फ एंगल इक्वल होने से बात नहीं बनेगी, साइड भी इक्वल होनी चाहिए। एंगल 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 से तो सिमिलर होती है। क्वेश्चन इजी है, जस्ट कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाया, अदरवाइज बिना कुछ लिखे अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है। तो भाई बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है कि ये एमएम में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं कि इसको मैं बाद में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर उसने बताया कि एक होलो सिलिंड्रिकल रोड है, तो होलो सिलिंड्रिकल रोड कैसे बनती है, उसका बेस होता है ऐसे रिंग, और हमें किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, ये बेस है उसका रिंग, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो कैसे बनती है एक पाइप, ऐसे ही तो बनती है। अगर एक होलो पाइप है, इस रिंग को रिपीट कर करके बन जाएगी।
एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कर देंगे इसका वॉल्यूम। तो रिंग का एरिया तो हमें पता है क्या होता है भाई, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। और ये क्या होती है, ये होती है थिकनेस। ये सारी चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए बिना लिखे, ठीक है। तो भाई मुझे कैपिटल आर चाहिए, कितना है कैपिटल आर, डायमीटर बता रखा है 9.8 तो हो जाएगा 4.9। और थिकनेस मुझे दे रखी है यानी कि आर माइनस आर दे रखा है, कितना है एमएम में दे रखी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाला आर क्या हो जाएगा, ये है थिकनेस। तो छोटे वाला आर कैसे आएगा, बड़े वाले आर में से, मान लो ये है, बड़े वाले आर में से थिकनेस घटा दो छोटे वाला आर आ जाएगा। जी हाँ सर। तो 7 2 बार 7 35 7 5 35, ठीक। तो अब मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ द बेस इंटू आर प्लस आर यानी कि इन दोनों का सम 8.4 इंटू आर माइनस आर यानी कि ये एरिया ऑफ द बेस आ गया भैया, ये मैंने सिर्फ इतना लिखा है इंटू में हाइट, हाइट कितनी है भाई, इतनी, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम अपनी पाइप का। वो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 0.5 kg, आधा kg है। इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा इंटू में हाफ, 7 दूनी 14, तो 3 चौके 12 2 दूनी 4, 0.4 आएगा एंड में। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं मैं, इसकी वैल्यू बताओ। तो बिकॉज ये इस फॉर्मेट में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होएगा 4ab यानी कि 4 इंटू रूट 7 इंटू 3। और ये सारे काम मेंटली करने के हैं भैया, ठीक है, इजी है। इसने बोला पी क्यू आर इन्वेस्टेड, पी क्यू आर ने इन्वेस्ट कर दिए रुपए इस रेशियो में, और भाई इतना फायदा हुआ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करे, तो क्यू का बताओ। तो आपको सीधा दिख रहा है ना रेशियो, तो 6 5 4 है, सारी जीरोस को भूल जाओ। ए का है 6, नहीं क्यू का पूछा है, सॉरी क्यू का बीच वाले का, क्यू का है 5 और टोटल है 15, यानी कि क्यू का प्रॉफिट 1/3 होएगा किसका, 75,000 का, यानी कि 25,000 होएगा। मेंटली करने का क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाए। The sum of three numbers is this if the ratio of first and second is this and second and third is this। तो आप देख रहे हो सेकंड नंबर यहाँ पर भी 5 है, इस रेशियो में, इस रेशियो में भी 5 है, तो हमें मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं या फिर मेंटली देख सकते हैं, लिखना भी क्यों है हमें। उसने बोला है फर्स्ट नंबर बताओ, फर्स्ट नंबर यानी कि 3 बटे में इनका सम क्या है, 5 और 4 9 और 3 12, 3/12 यानी कि 1/4 है फर्स्ट नंबर इनके सम का, और सम इतना है, तो इसको 2 बार हाफ कर दो, इसका आधा 72 का आधा 36, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को अगर जी घबरा रहा है तो एम मार कर सकते हो, अदरवाइज आप कर भी सकते हो फर्स्ट राउंड। उसने बोला है कि हाइट के अंदर ये चेंज कर दिया, रेडियस के अंदर ये चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज। तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पाई तो कभी बदलने से रहा है, सिर्फ अगर कुछ बदलेगा यही दो बदलते हैं, इनके अंदर जो चेंज है उसी के कारण वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। और रेडियस होता है 2 बार, तो रेडियस के अंदर जो भी चेंज आया उसको मैं 2 बार, ठीक। और हाइट होती है 1 बार, तो हाइट इंक्रीज कर दी है 65%, 165/100। देखो एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे सीधा 165/100। फिर रेडियस के अंदर जो चेंज आया डिक्रीज बाय 20% यानी कि 4/5 हो गया, तो 2 बार 4/5 करो, ठीक। 4 चौके 16, 16 थी 48, ऊपर ही लिख देते हैं, 48 और 4 52, तो इन सब का प्रोडक्ट लिख दिया है मैंने, ठीक। अब मैं इस 5 से काट लेता हूँ बिकॉज नीचे में 100 लिखा रहना देना चाह रहा हूँ, तो 5 5 25.6। तो अब आप देखोगे कि पहले अगर वॉल्यूम 100 था तो अब वॉल्यूम 105.6 है, तो 5.6% इंक्रीज हो गया। तो बिकॉज ये 5.5% से बड़ा है तो इसलिए आप 6 को मार्क करोगे, ऐसा नहीं है कि 105 देख के 5% को मार्क कर दिया। इतना जल्दी करके कितना टाइम बचा लोगे, नंबर तो जरूर खो सकते हो, 2 नंबर का -0.5 तो बना सकते हो। देखो एक सिंगल डिस्काउंट 34% का
बराबर है, अगर दो डिस्काउंट दे दें 20% और X%, तो कुल मिलाकर ये है कि मार्केट प्राइस को कुछ परसेंट कम किया 20%, फिर X% कम किया है भैया, ठीक है, या फिर पूरा 34% कम कर लो, बोल रहे हैं बात एक ही है, ठीक। तो आपको मैंने बता रखा है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है, तो ये जो 34 है ये इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण आया है। तो 34% घटाने का मतलब होता है 66/100 गुना करना, ये इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट है। तो अगर मैं सिर्फ इसके इम्पैक्ट से इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है 4/5, 4/5 से डिवाइड कर दो, अब जो भी आएगा वो तीसरे डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है। तो भाई 2 से गया 33 पर, ये हो गया 165, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 8 2 दूनी, तो 100 जो है वो 82.5 हो गया। कितना कम हो गया 100 पर? तो 82 नहीं घटाऊंगा, 83 घटाऊंगा, तो 17.5% कम हो गया, ठीक है। ये नहीं है कि 18.5 होता ऑप्शन में और आप 18.5 मार देते। तो क्या अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है? जी हाँ, आगे बढ़ जाए। एक शॉपकीपर प्रोवाइड 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल अचीव्स 20% प्रॉफिट, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस दे दिया है भैया और पूछ लिया है मार्केट प्राइस, मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? डिस्काउंट। तो इसने क्या दे दिया? ये दे दिया, ये दे दिया और ये पूछ लिया, तो हमें किसी और चीज से लेना देना ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1800 और डिस्काउंट कितना दिया है? 10%, यानी कि 10 की चीज को 9 में बेच रहा है और 9 की वैल्यू है 1800, 20 गुना है ना, या 9 दूनी 18 मान लो, तो ऐसे ही 10 दूनी 20 के आगे 2 जीरो मेंटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में रहोगे फिर आप ये चीज देख नहीं पाओगे, अननेसेसरी सारे रेशियोज निकालते रहोगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आपने इस मॉक के अंदर 100% फॉलो किया तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो ना। धीरे धीरे मैं आपको दी बेस्ट की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने दी बेस्ट होने का बर्डन नहीं लेना, बट कोशिश तो करनी है, कोशिश तो करनी है ना, वही कर रहे हैं। ये बताओ भाई, एक वेसल है उसके अंदर 50 लीटर्स प्योर मिल्क है, ठीक है, और इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया और पानी से रिप्लेस कर दिया, और इस प्रोसेस को रिपीट किया है 2 मोर टाइम्स, यानी कि टोटल 3 टाइम किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, ऐसे बोल रहा है। तो यहां पर मैं मिल्क पे फोकस करूंगा, क्यों? क्योंकि वो पानी से रिप्लेस कर रहा है, मिक्सर में से निकालेगा फिर पानी डाल देगा, निकालेगा निकालेगा तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे, फिर पानी डाल देगा, तो पानी निकल भी रहा है, पानी डल भी रहा है। तो ऐसे में पानी के ऊपर नजर रखना बहुत मुश्किल है, दूध के ऊपर नजर रखना आसान है। क्यों सर? सिर्फ निकल रहा है, सिर्फ निकल रहा है, तो मैं इस पर फोकस कर सकता हूं कि निकलने के बाद बच कितना रहा है, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे, पहले दूध जो है वो 100% था, यानी कि दूध जो है प्योर था, कंप्लीट। तो सिर्फ उसने दूध और पानी का रेशो पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि कितने लीटर है दूध, सिर्फ रेशो पूछा उसने, ठीक है। तो पहले दूध फ्रैक्शन में कितना था? 1, परसेंटेज में कितना था? 100%, ठीक है। तो उसने जो निकाला है 10 लीटर निकाला है 50 में से, यानी कि 1/5 निकाला है, हर बार 1/5 चीज निकाली, तो बची कितनी? 4/5। तो जैसे ही उसने ये काम एक बार किया तो दूध पहले जितना था, पहले कितना था? 1 था, 100% था, उसका 4/5 बच गया। आप बोलोगे जी हाँ सर 4/5 तो बच गया, फिर उसने पानी डाल दिया, फिर उसने फिर निकाला 1/5, तो दूध फिर से 4/5 बच गया, पानी भी 4/5 बच गया, बट पानी तो उसने फिर डाल दिया, और पानी पर मैं नजर नहीं रख रहा, मैं दूध पर ही रख रहा हूँ। दूध पहले 1 था, एक बार किया तो 4/5 बच गया, 2 बार किया तो फिर से 4/5, 3 बार किया तो फिर से 4/5, तो दूध भैया 64/125 बच गया है। अगर टोटल 125 है तो मिल्क 64 है, तो पानी कितना हो गया? 5 में से 4 गए 1, 12 में 6 गए 6, पानी हो गया 61, तो 64:61, ऑप्शन बी। और ये अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप लोग बार बार समझाने के बाद भी गलत कर देते हैं कई बच्चे,
ठीक है। अदरवाइज इजी है ये कंसेप्ट और अपने सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव पार्ट है। देखो, a circle has a radius of 25 centimeter. Two of its chord are parallel and separated by a distance of 31 centimeter. ठीक है। If the length of one of the chord is this, तो देखो रेडियस 25 है, यानी कि ये भी 25 है, और एक कॉर्ड की लंबाई कितनी बताई है भाई ने? 48। तो ये 24 और 24 ऐसे हो जाएगी दो हिस्सों में। ठीक। नेक्स्ट, दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना बताया है? 31। तो ये पूरा 31 है। अब देखो ये कितना होएगा? ये 7 होएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट। 31 में से 7 घटा दो, इधर 24 आ जाएगा। अब ये रेडियस तो 25 है ही है, तो ये अब कितना हो जाएगा? ये वाला साइड 7 24 25, ये भी 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो कॉर्ड की लंबाई 14 हो गई। रिपीटेटिव क्वेश्चन डुएबल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड ए सर्कल, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पॉइंट P से ये बोल रहे हैं कि हमने एक टेंजेंट खींचा है जी PQ, और इसका रेडियस है सर्कल का 5। ठीक है। और टेंजेंट की लंबाई है 12। तो अगर ये O है तो PO बता दो भैया। 5 12 13। ठीक है, अटेम्प्ट करने लायक। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो, आगे कुछ सिखाने लायक क्वेश्चन आएंगे, उनके अंदर सिखाऊंगा, इनमें कुछ सिखाने लायक है नहीं। ए ट्रेंगुलर प्लेग्राउंड हैज एरिया इतना, ए स्मॉलर सिमिलर, ये वर्ड यहां पर पकड़ना है। सिमिलर ट्रायंगल बनाई उसने। ठीक। कहां पर बनाई, कैसे बनाई, फर्क नहीं पड़ता, बनाई है सिमिलर। ठीक है, समरूप है। इज बिल्ट विद इट साइड बैंड बीइंग 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जर, और जो सिमिलर ट्रायंगल बनाई है वो छोटी बनाई है, उसकी साइड्स 1/4 है। साइड क्या होती है? 1 डायमेंशनल चीजें 1/4 है। एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। ये मेंटली करने की चीजें हैं भाई। जी हाँ सर। तो पूरा बड़े का एरिया 144 था, उसका 1/16 कितना हो जाएगा? 16 में 144 ऑप्शन। ठीक है गाइज। तो भैया x4 माइनस y4 ये पक्का 11 और 5 दोनों से डिविजिबल होएगा। पावर इवन है ना, a प्लस बी ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। 11 5 55 से। b तो हो नहीं सकता बिकॉज यूनिट डिजिट। अब 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 5 एकम 5, सॉरी 5 और 0 5, 4 और 1 5, ये तो डिविजिबल है। 4 और 6 डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, डिविजिबिलिटी से उड़ा सकते। आगे से आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो, ध्यान से सुन लो। अगर n ओड है और n इवन है, n के पास दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है क्या n के पास? बता दो। नहीं है। n अगर ओड हुआ तो यहाँ पर n 1 रखो। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली, ये x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होगी। अगर n इवन है तो n की जगह 2 रखो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाली एक्सप्रेशन हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिविजिबल होगी। काहे? क्योंकि इसको आप ब्रेक कर सकते हो। याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। n ओड है तो ये हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा ये। ठीक है। तो जैसे अगर कोई आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ ले और उसने a प्लस बी बता रखा है कि 17 है, तो ये पक्का 17 से डिविजिबल होगा बिकॉज n ओड है। लेकिन ऐसे ही बीच में प्लस हो और n इवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तोड़ सकते हो क्या? ऐसे दो नंबर में जिनका कुछ प्रोडक्ट हो, इसको फैक्टराइज कर पा रहे हो? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई में फैक्टराइज करना है, कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, तो इस केस में क्या होगा? कैन नॉट से। पक्का नहीं कर सकते भैया। तो ये आपको सिलेबस में करवा रखी है, वही मैंने आपको बताया कि बिकॉज n इवन है तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से डिविजिबल होगा 11 और 5 से, और हम कर लेंगे। ठीक है जी सर, बिना इसके कैसे करेंगे? ठीक है, देखो बता रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे हो। देखो, आपको ये बता रखा है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। पावर 4 है तो हाफ करो भैया, आगे फिर से हाफ करो भैया, और आगे माइनस वाले से खत्म कर दो। अलजेब्रा के FRB में बता रखा है। ठीक है। अब ये तो x प्लस वाई तो 11 है और ये 5 है, इसीलिए डिविजिबल था, ये समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे निकालूं? अब अपने पास काफी तरीके हैं इसको निकालने के कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से हम घटा दें 2xy।
सर एक्स वाई कहाँ से लाओगे, वो भी यहाँ से आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन एक और तरीका है अच्छा सा, बिकॉज मेरे पास ये दोनों है, इन दोनों से ये अचीव कर सकता हूं क्या मैं? अगर इन दोनों के स्क्वायर को मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है? अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आता है। तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़कर हाफ कर दूंगा तो वही आ जाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, फिर तो आप कर ही लोगे। आगे बढ़ जाऊंगा। ई बताओ का करेंगे इसके साथ, पिछले वाले को तो हम अटेम्प्ट करेंगे, इसके साथ का करेंगे, एम मार करके आगे भागो। ठीक है, सेकंड राउंड में देखो। तो भाई यहां पर क्या है, इसको मान लो ए, इसको ए क्यों मान रहा हूं, बिकॉज ये बड़ा है और नीचे इसको पहले लिख रखा है। ठीक है, और इसको मान लो बी, तो ऊपर आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, कैसे? देखो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, और ये कैसे पता सर हमें 2ab है? तो आप ऐसे देखोगे कि 2ab यूनिट डिजिट से देखो 8 दूनी 16, और फिर 2 भी रह गया 2 अपना, तो 16 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट तो है। लेकिन सिर्फ उससे गारंटी नहीं होता है, तो एक बार फिर से देख लो, इनको देख लो एक बार, 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 से थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज बाकी चीजों को मैंने छोड़ दिया है। तो अगर आपने एनफ प्रैक्टिस करी है तो आप समझ जाओगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे सर फिर भी मैं तो नहीं मान रहा, मुझे तो पूरा चाहिए, तो फिर उस केस में तो आपको भैया गुणा करके देखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक, तो ऊपर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे है, ये चीजें प्रैक्टिस से ही पता चलती हैं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने उसको खोल लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ए प्लस बी से एक ए प्लस बी गया, ये बच गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, कई बार यहाँ पर ऐसी वैल्यूज होंगी कि उनको जोड़ना और उनका डिफरेंस लेना इजी होएगा, कई बार नहीं होएंगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, ए बाई बी निकाल लो, ए बाई बी निकाल लो, फिर उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, ये आ जाएगा, इधर भी लगा दो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैल्यूज इतनी खतरनाक इतनी खूंखार तो है नहीं, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। 4 पॉइंट्स को भूल जाओ, ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट आएगा, नीचे भी। 432 में 218 जोड़ोगे, 32 और 18 50, 400 और 200 650 भैया। 32 में से 18 गए 14, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया जी। तो देखो 200 3 600, 3 गुणा करूंगा तो 642, 3 गुणा से थोड़ा सा बड़ा है, आंसर इज ऑप्शन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की भी नीड नहीं है। तो भैया ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करने का, और मेंटली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा, 9 3 27 यानी कि 3√3, ये क्या है भैया 4 3 12 यानी कि 2√3, दोनों मिलके हो जाएंगे 5√3, स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 3 75। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ सिखाने का। आपने एफआरबी देखी है कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की फास्ट रिवीजन बैच की क्लास देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो भाई यू आर मिसिंग आउट। एफआरबी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप मिस आउट, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा तो भी सेम ही दिखेगा, है ना, ऐसे बोलूंगा तो भी पिक्चर लगा रखी है मैंने। ठीक है, तो आप मिस आउट कर रहे हो चीज को। ठीक है, दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल टुडे ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वेदर पेड और फ्री, सबके कंपटीशन, मिस आउट मत करो। देखो अब उसने ये बोला भैया 6,000 रुपये, और ये रियल क्वेश्चन उठाया मैंने एग्जाम का, इसको मार्क एंड रिव्यू करके बाद में करेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट आता तो फर्स्ट राउंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन डर लग रहा है तो बाद में कर लेना। अब दोनों तरीके से मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनो। देखो भैया, जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, मैं 2 साल का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ पहले और सिर्फ दूसरे का, सिर्फ तीसरे साल का, क्योंकि उसने बोला है कि दूसरे और तीसरे के बीच का फर्क बताओ। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बोला फर्क, सिर्फ दूसरे का और सिर्फ तीसरे का, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज, सिर्फ पहले साल में कुछ ब्याज लगता हुआ, सिर्फ दूसरे साल में कुछ ब्याज लगता हुआ, सिर्फ तीसरे साल में कुछ ब्याज लगता हुआ। तो ये जो है ना, ये जीपी में होते हैं। अगर आपकी रेट 20% है तो पहले वाले से 20% ज्यादा अगला,
यानी कि आप 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, उसको 20% बढ़ाओगे दूसरे साल का आ जाएगा, उसको 20% बढ़ाओगे तीसरे साल का आ जाएगा, उसको 20% बढ़ाओगे चौथे साल का आ जाएगा। एक तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा, इसका 20%, इसका 20% बोले तो कर सकते हो 1200, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये पहले साल का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का क्या होगा, इससे 20% ज्यादा, ये लो भाई बढ़ा दिया 20%, कितना मुश्किल है 20% बढ़ाना। तो ये आ गया दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको एक चीज बताई है कि जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे ये 20% ज्यादा है तीसरे साल का। ये 20% किसका, इसी का तो देखोगे ना, सेकेंड ईयर वाले ब्याज का 20% जितना भी है उतना ज्यादा है। और वो तो यही पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है, क्या फर्क है, तो थर्ड ईयर का मैं क्यों निकालू, सिर्फ डिफरेंस ही निकालने को बोला है। तो ये जो भी है ये 2 साल का ब्याज है, सॉरी सेकेंड ईयर का ब्याज है, इसका 20% निकाल दो, इतना ही फर्क आना है, बस इतना करना था अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट डिटेल में करवा चुका हूं आपको एफआरबी में, ठीक, क्लियर है। कर लें कैलकुलेट, 3 बारी 5 है तो इसको काटोगे, 3 बारी 2 यानी कि 8 आ जाएगा, 6 8 48, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, नहीं कर सकते हम सोल्व तो कोई नहीं भाई, 6 6 36 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 3 240 और 48 288, ठीक है। वैसे 4 की डिविजिबिलिटी से भी कर ही सकते, एंड में यूनिट डिजिट 8 आ गया तो ये तो कट गया, अब इनमें एक ही है जो 4 से डिविजिबल है, ये बाकी 4 से डिविजिबल है। क्या पूछा उसने, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये हमने बताना है। तो अगर आपको सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल के दे दूं, सिर्फ थर्ड ईयर का निकाल के दे दूं और आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसके लिए आपको एफआरबी देखनी पड़ेगी, डिटेल में नहीं बताऊंगा ये कंसेप्ट, सीधा बस आपने कर रखा है तो फिर आपको समझ में आएगा। तो बिकॉज वीडियो में कट लगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया था, फिर अननेसेसरी लंबी हो जाती है जब एक बार एक कंटेंट, बिकॉज बहुत लंबा ये हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा 11 की पावर 1 कर लो, यानी कि 1 1, ठीक है। सिर्फ थर्ड ईयर का होएगा 11 की पावर 2 कर दो, 11 की पावर 2 यानी कि 1 2 1, ठीक है। ऊपर है I1, नीचे है I2 और उससे आगे है I3, ठीक है। I1 I2 I3 क्या है, ये है ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर, ये है ब्याज पे ब्याज, ये है ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, ठीक है। इनका सीन क्या है ये आप एफआरपी देख लेना, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस ये, तो यहाँ पर एक में से एक गया, 2 में से एक गया एक, और यहाँ पर तो नीचे 0 ही है, ये एक आ गया। तो ऊपर I1 था नीचे I2 था, ये I3 है, तो आप I2 निकालो एक बार और I3 निकालो और उसको जोड़ दो, क्या है सर I1 I3, देखो 6000 का 20% निकालो तो हो जाएगा 1200, ये है जी I1, एक बार ब्याज निकाला, अब इसका भी मैं ब्याज निकाल दूं तो I2, तो इसका 10% है जी 120, तो 20% होएगा 240, ये मैंने एक बार लेना है जी हाँ। अब इसका फिर से 20% निकाल दूं तो इसका 10% है 24, 24 दूनी 48, सिर्फ इनको जोड़ना है 288, ठीक है। क्लियर है भैया, आंसर इस ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाए हम, देखो इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ 20,000 बिकम इतना, तो 6000 का ब्याज चाहिए भाई, ठीक है जी। एक साल में कितना ब्याज लग रहा है, 6% की रेट है, और इसका 1% कितना है 200, 200 ऐसे लिखो आप, ठीक है, गुणा में 6, 6% है तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 6 से 6 गया, 200 पंजे 1000, आंसर इक्वल टू 5, डेफिनेटली अटेम्प्ट करने लायक। ये मजेदार क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको ये समझ में ना आए, देखो करने को तो इसने क्या बोला 6 है और पुराने 6 ऐड करके पूछे ना, तो 12 घटा दो, बिकॉज ये कॉन्जुकेटिव इवन नेचुरल नंबर है, तो 12 घटा दो, इसमें से 12 गए, 51 इज द आंसर। बट ऐसे रटने की नीड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, ऐसे करने की नीड भी नहीं है। मुझे क्यों याद है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, बस, ठीक है। देखो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, पीछे ऐड कर दिए, आगे ऐड कर दिए, ये कर दिया, वो ऐड कर दिया, 6 थे 8 ऐड कर दिए, 6 थे 4 ऐड कर दिए, तो यूनिवर्सल तरीका देख लो, कंजुगेटिव इवन हो, कंजुगेटिव ओड हो, एपी हो, 3 के मल्टीपल हो, कुछ भी हो, देखो
एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो यहाँ पर 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स थे, उसने इससे पिछले जोड़ दिए। तो मैं ये मान लेता हूँ पीछे 1 से लेकर 6 थे, 6 तक थे, और ये 7 से लेकर 12 तक। मान लो कि नहीं मान लो भाई? इससे पिछले वाले थे, आगे वाले इससे बड़े हैं ना, पिछले वाले जोड़े हैं पहले वाले, तो ये तो मैं मान लूँ। जी हाँ, यानी कि पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 6 पहले हैं, 6 बाद में। वो ऐसे भी कर सकता है कि इससे पहले वाले 4 जोड़ दिए। आपको ऐसे बोला कि 6 नंबर थे, इससे पहले वाले 4 जोड़ दिए, तो मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर 4th तक यहाँ है, और भैया 5 से लेकर 10वें तक यहाँ है, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पड़े हैं, 6 नंबर यहाँ पड़े हैं, टोटल 10 नंबर है। वो ऐसे ही बोल सकता है कि यार 6 नंबर पड़े थे, इससे आगे वाले 8 जोड़ दिए, तो मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ है, 8 जोड़ेगा तो 8 और 6 14 हो जाएंगे, तो 7 से लेकर 14 तक नंबर यहाँ है। ठीक, क्लियर है? सिस्टम समझ गए? आप बोलोगे जी हाँ सर। तो उसने क्या बोला है कि इनकी एवरेज बताओ। हो सकता है वो सबकी एवरेज भी पूछ लेता, वो कुछ भी पूछ ले, बहुत ईजी है। देखो, बिकॉज ये एपी है, आप बोलोगे जी हाँ सर। तो एपी में एवरेज क्या होती है? मिडल नंबर या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और यहां पर मैंने आपको क्या बोला है? 7th से लेकर 12th तक नंबर हैं। पोजीशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बात करी है। तो एवरेज निकालो। 12 और 7 19/2, यानी कि 9.5। मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की। 9.5 पोजीशन पर जो भी है वो एवरेज होगी। ठीक है, वो बोल रहा है इनकी एवरेज बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 6 7, 7/2, यानी कि 3.5 एवरेज पर जो भी होगा वही एवरेज होगी, जो भी नंबर होगा। तो आप इन दोनों के बीच में जस्ट गैप देख लो, कितने गैप है? 6 का गैप है, 6 पीछे आना है, और ये तो इवन नंबर है, 6 नंबर पीछे आना और है इवन नंबर, तो 12 का गैप आ जाएगा, 12 कम होएगा। उत्तर विल बी 63 - 12 51। ठीक है गाइज, अगर वो ये बोल देता है इन पूरों की एवरेज बताओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। टोटल कितने नंबर हैं? 12 है। तो अगर 12 नंबर होंगे तो उनकी एवरेज क्या होगी? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट है 1, लास्ट है 12वां, 12 प्लस 1 13/2, 6.5 नंबर एवरेज हो जानी थी। इससे कितना पीछे आना था सर? 3 पोजीशन पीछे आना था। एक पोजीशन के लिए 2 पीछे आना पड़ रहा है, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन है। अगर एपी होती और 7-7 का गैप होता है एपी में, तो 3 पोजीशन पीछे आना पड़ता, और एक पोजीशन के लिए 7 पीछे आना पड़ता, तो 7 21 पीछे आ जाते हैं हम किसी से कम है क्या? ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? मजा आया तो टाइप करो नीचे कमेंट के अंदर। वैसे बोलते हैं ना स्कूल वाले बच्चों को डराने के लिए जो एजुकेटर है, कि जो भी बंदा नीचे कमेंट करेगा माता रानी की कृपा से, ये ऐसे कर करके लोग कमेंट करवा रहे हैं। तो बस मैं बता रहा हूँ, जो कमेंट नीचे नहीं करेगा मजा आया तो माता रानी की कृपा नहीं बरसेगी। क्या क्या चल रहा है भाई दुनिया में? क्या क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं? कितने तरीके का दिमाग लगा ले रहे हैं? देखो, देर आर 18 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, द एवरेज वेट ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज W। ठीक है, 4 नए स्टूडेंट आ गए। देर इज नो चेंज इन एवरेज, एवरेज में बदलाव ही नहीं हुआ। काहे? कब नहीं होता एवरेज में बदलाव? अगर एवरेज जितना लेकर आ जाओ तो नहीं होता, एवरेज से ज्यादा लेकर आओगे तो फायदा हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एवरेज से कम लेकर आओगे तो नुकसान हो जाएगा, घट जाएगी। एवरेज जितना ही लेकर आए हैं बंदे, ठीक है जी। तो अगर ये एवरेज जितना लेकर आए हैं, यानी कि जो नए बंदे आए हैं उनकी एवरेज भी वही है, W ही है। ठीक है, तो अगर उनकी एवरेज W है तो उनका टोटल वेट सम क्या होगा? 4 बंदे हैं, एवरेज W है 4W। मेंटली करने लायक क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? देखो, पाइप A एंड B टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। B और C 12, C और A 20, भैया 10 12 20 60 आ गया टोटल। A और B 10 के 60, B और C इनके बीच में प्लस में इसलिए नहीं लिख रहा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। B और C 12 5 60, C और A 20 30 60। आप भी ऐसे करोगे तो बहुत इजीली आदत लग जाएगी, थोड़े दिनों में लिखने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि पहले C को खोला गया है L मिनट्स के लिए, ठीक है भाई, और उसके बाद उसने बोला A और B भी खोल दी, तो A B C सारे लगे हुए थे यहाँ पर, और 4 मिनट लगी टैंक भरने में। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर लाइन वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के FRB में करवाए हैं, यहाँ के बारे में मुझे पता नहीं, कौन खुला ये तो पता है, पर कितने टाइम काम किया पता नहीं, L मिनट पता है, रियल नहीं पता। यहाँ के बारे में मुझे सब पता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ABC सारे मिलकर कितनी यूनिट भरते हैं?
तो आप ए बी सी की अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो इन सबको जोड़ के हाफ कर दो। बता चुका हूं मैं क्यों, क्योंकि जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार ये आ गया, 2 बार भी आ गया, 2 बार सी आ गया, सबको जोड़ के हाफ कर दो। तो 6 और 5 11 और 3 14 बटे में 2 7, एबीसी की एफिशिएंसी मिलाकर है 7, तो 7 चौके 28 मिनट तो यहाँ पर काम हो गया। सब ने 4 मिनट काम किया था। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो 60 में से 28 को घटा दो यानी कि 32 मिनट यहाँ काम हुआ। सर सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तीनों की कितनी है 7, तो सी की कितनी होगी 1। 1 यूनिट काम करने वाला बंदा 32 मिनट में भर देगा 32 बटे 1। तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी, क्योंकि एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है गाइज, क्या आगे बढ़ जाऊं मैं? तो भैया ये आपका एनालिसिस का काम है। अभी आपने क्या करना है, आपने एनालाइज करना है, मॉक के ऊपर जाओगे, क्वेश्चंस को एक एक करके देखोगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था। आप डुएबल मत देखना, आप ऐसे देखना कि नॉट डुएबल। डुएबल देखोगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा कि ये तो कर सकता था। जब भी कोई नॉट डुएबल क्वेश्चन आए मॉक में, अब जाके करोगे 3-4 मिनट लगा के, आप लिख लोगे कि हाँ 15वां, ऐसे आगे बढ़ोगे, अरे 17वां भी नॉट डुएबल था। ऐसे ऐसे आप देखो कितने क्वेश्चन थे जो नॉट डुएबल आपको लगे, फिर देखना जो जितने डुएबल थे वो सारे कर लिए कि नहीं। मेरे को लग रहा है 21 क्वेश्चन आ जाएंगे डुएबल इजीली सबके लिए, एवरेज बच्चे। ठीक है, ये भी देखना कि कितने पक्का स्किप कर रहे थे बट आपने टाइम वेस्ट कर दिया, और कितनों में 1 से 1.5 मिनट प्लस आपने टाइम ले लिया और उनको फर्स्ट राउंड में ही आपने किया। और ये सारा ये एक माइंडसेट है, प्री मॉक माइंडसेट। जब भी आप मॉक दोगे तो आपको एक बार ये सारी चीजें दिमाग में लेकर आनी है, कहीं ना कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई। बाय बाय, टेक केयर दोस्त।